एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का गाइस मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एंड तापमान। यानी हम सूर्य से जो हमें तापमान प्राप्त होता है जिसे सौर विकिरण कहते हैं उसको पढ़ेंगे। ऊष्मा संतुलन जो हीट बजट है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये क्लास 11th के एनसीईआरटी है। इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मेरे चैनल पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज वाली प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी एनसीईआरटी की। वहाँ पर मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी में अभी करवा ही रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्लास 11th और अध्याय 9 और चैप्टर का नाम है सौर विकिरण। आप सबको पता है मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट जो होगा हम उसी पोर्शन को उठाएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, हवा है, पवन है, हम सभी सांस लेते हैं, सांस से फिर वायु को बाहर भी छोड़ते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी एक वायुमंडल है जहाँ से आपकी वायु घिरी हुई है, ठीक है। और वायु का ये आवरण ही वायुमंडल कहलाता है, जो आप पढ़ भी चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना करवाया है। इस वायुमंडल में ही कुछ गैसें हैं और इन्हीं गैसों के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। यानी पृथ्वी को जितनी भी ऊर्जा मिलती है सूर्य से मिलती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको अंतरिक्ष में भी वापस विकिरित कर देती है, यानी उसको फैला देती है। इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है न ही अधिक ठंडी होती है। अतः हम जो ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में हमारे तापमान की जो मात्रा वो भी समान नहीं होती। ऐसा किस वजह से होता है? वायुमंडल के दाब में भिन्नता के कारण होता है। सिंपल सी बात है, हमारी पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। अगर वो सारी की सारी ऊर्जा पृथ्वी अपने अंदर समेट के रख लेगी ना, तो हमारी पृथ्वी इतनी अधिक गर्म हो जाएगी दिन में तो, और रात में जब वो ऊर्जा को छोड़ेगी तो इतनी अधिक ठंडी हो जाएगी कि जीवन असंभव होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पृथ्वी भी क्या करती है, कुछ ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरित कर देती है, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अलग अलग भागों में तापमान की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे ध्रुवीय इलाकों में आपके ठंडे हैं, भूमध्य रेखीय इलाके आपके गर्म हैं, और मध्य अक्षांश आपके नॉर्मल क्लाइमेट वाले हैं, ठीक है। और ये जो भिन्नता है वायुमंडल के दाब के कारण होती है। इसी कारण पवनों के द्वारा तापमान का स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। देखो, जब सर्दियों में ज़्यादा चिल्ड हवाएं चलती है तो ठंड एकदम से बढ़ जाती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं तो आपकी गर्मी भी बढ़ जाती है, इस तरीके से। तो इस अध्याय में हम वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया और उसके बाद पृथ्वी की सतह पर जो तापमान है उसके वितरण को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या पृथ्वी की किस जगह पर कितना टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन भी इसे कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। यानी हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है ना पृथ्वी के पृष्ठ पर, वो किस रूप में मिलती है? लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है? तो भाई लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आगामी सौर विकिरण या इंसोलेशन अर्थात सूर्य ताप कहा जाता है, ठीक है। आगामी सौर विकिरण यानी आने वाला सूर्य का विकिरण, या फिर सूर्य ताप यानी सूर्य से प्राप्त ताप। आप सबको पता है हमारी पृथ्वी कैसी है? जियोड है। देखो गाइस, यहाँ पर है ना एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वाला पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि पृथ्वी को जो ऊर्जा वो किस रूप में प्राप्त होती है? लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में। दूसरा क्वेश्चन आता है पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आगामी सौर विकिरण या सूर्यताप। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की शेप कैसी है? जियोड, भूआभ। इससे क्या होगा? इसी शेप के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग में तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के बहुत ही कम अंश को हमारी पृथ्वी प्राप्त कर जा पाती है, ठीक है। जियोड शेप के कारण ही ऐसा होता है कि सौर ऊर्जा पृथ्वी के
जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको बहुत कम अंश प्राप्त हो पाता है। अगर हम बात करें, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। गाइस, ये आपका पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये DSSS भी है, डीपली क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो ये भी क्वेश्चन आपका सीधा बनता है कि हमारी पृथ्वी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन में मिलेगा 1.9 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक मिनट में 1.94 कैलोरी मिलेगी प्रति वर्ग सेंटीमीटर एरिया को। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो ये ऊर्जा है इसमें प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, बट आपको एग्जैक्ट ये याद रखनी है 1.94। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है उसके अंतर के कारण भी हो सकता है। आप सबको पता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान एक बार हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है 4 जुलाई को, और ये दूरी कितनी होती है भाई 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के लगभग। पृथ्वी की इस स्थिति को कहते हैं अपसोर यानी एपीहीलन, ठीक है, एपीहीलन। और 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है। अब ये मत समझना कि 3 जनवरी हमारे यहाँ तो सर्दी होती है तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक कैसे हुआ। भाई 3 जनवरी को आपके यहाँ सर्दी होती है पर कहीं तो गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है भयंकर। तो ये निकटतम जो दूरी होती है भाई 14 करोड़ 70 लाख के लगभग होती है, और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, पेरिहीलिन। कई बार एग्जामिनर हिंदी वाला वर्ड नहीं डालता, उपसौर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पेरिहीलिन और एपीहीलिन भी याद रखना होगा, ठीक है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त जो वार्षिक सूर्य ताप यानी इंसोलेशन 3 जनवरी को और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। 3 जनवरी को हमें सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और 3 जनवरी को सूर्य ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी गोलार्ध में सीधा होता है, ठीक है, सूर्य की किरणें। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी भयंकर गर्मी होती है, तो ध्यान रखने का, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध 7% अधिक गर्मी प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सबसे अधिक निकटतम होता है पृथ्वी के। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारक, जैसे अब भाई आपका लैंड एरिया कैसा है, समुद्र का वितरण, उसके अलावा वायुमंडल परिसंचरण जो अभी आगे पढ़ेंगे, इन सब के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो सूर्य ताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इस भिन्नता के कारक होते हैं, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा सूर्य की किरणों का नति कोण यानी सूर्य की किरणों का तिरछी पड़ना, सीधी पड़ना, ये चीज, दिन की अवधि, दिन लंबा है छोटा है, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल में बादल है, साफ है मौसम, स्थल विन्यास, किस प्रकार का आपका लैंड वाला एरिया है, और अंतिम वाले जो 2 कारक है इनका प्रभाव कम रहता है, यानी वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का जो ये फैक्टर है इनका थोड़ा प्रभाव कम रहेगा। बाकी ये जो शुरू वाले 3 हैं जिसमें पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, दूसरा सूर्य की किरणों का झुकाव, तीसरा दिन की अवधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर 1 मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है, ये वाला। तो जब पृथ्वी घूमती रहती है तो आप सबको पता है पृथ्वी अपनी कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी कक्षा तल पर, अपने अक्ष पर तो 23.5 डिग्री और अपनी कक्षा तल पर 66.5 का, जो विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य ताप की मात्रा को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। यही आपको एक टेबल दी गई है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में आपके जो अक्षांश होते हैं, विभिन्न अक्षांशों में दिन की अवधि में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप समर और विंटर देखोगे तो ये है भाई आपका 22 दिसंबर जब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध पर होता है, बिल्कुल सीधी किरणें, उत्तरी गोलार्ध में आपकी सर्दी होती है, हमारे यहाँ सर्दी होती है, तो 0 डिग्री पर आपका पूरा 12 घंटे का रहेगा, ठीक है। 20 डिग्री पर 10 घंटे 48 मिनट, 40 डिग्री पर 9 घंटे 8 मिनट, 60 डिग्री पर 5 घंटे 33 मिनट, और 90 डिग्री पर बिल्कुल 0। सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में दिखाया गया है कि 0 डिग्री पर पूरे 12 घंटे आपकी सूर्य की रोशनी, फिर 10, ये जैसे जैसे आपके अक्षांश बढ़ते जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो वैसे वैसे आपकी सूर्य की रोशनी या सूर्य ताप की जो मात्रा है वो कुछ घंटों में कम होती चली जाएगी। अब बात करें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को भयंकर गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो पूरे 12 घंटे गर्मी रहेगी, ठीक है। फिर 13 घंटे 12 मिनट 20 डिग्री अक्षांश पर,
14 घंटे 52 मिनट 40 डिग्री पर, 60 डिग्री पर 18 घंटे 27 मिनट, और फिर 6 महीने का दिन होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, तो सर्दियों में बिल्कुल 0 दिन होता है, कोई दिन नहीं होता, और 6 महीने का दिन होता है 90 डिग्री पर। तो ये सब सूर्य के कारण ही संभव होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा अगर फैक्टर की बात करें तो वो किरणों का नति कोण है, यानी किरणें जो कोण बनाती हैं हमारी अर्थ के साथ। किसी स्थान के अक्षांश पर ये चीज़ पूरी तरह निर्भर करती है। अक्षांश जितना अधिक उच्च होगा, जो कोण है वो उतना ही कम होगा, और सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी पड़ेंगी। और तिरछी किरणों की अपेक्षा जो सीधी किरणें होती है वो कम एरिया घेरती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल आपकी सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण पड़ रहा है तो सूर्य की किरणें कम एरिया को घेर रही है, इसलिए इस एरिया को आपका सूर्य ताप की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि जितना आपका अधिक कोण होगा, जितनी किरणें सीधी होंगी वो कम एरिया को घेरेगी, इसीलिए कम ही एरिया में अधिक सूर्य ताप की मात्रा मिलेगी। दूसरा, जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हो तो जो ये किरणें हैं ये तिरछी पड़ रही है और इनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, इसलिए सूर्य ताप की जो मात्रा वो बढ़ रही है, और इस वजह से आपका क्या होता है, फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल को जो ऊर्जा मिलेगी वो कम मिलेगी तिरछी होने के कारण। ठीक है, तिरछी किरणों को समझ रहे हो। तो इस अतः अधिक अवशोषण हो जाता है, फिर प्रकीर्णन हो जाता है, और विसरण, इनके द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास हो जाता है। यानी कम किरणों को अधिक एरिया कवर करना पड़ता है, अधिक दूर तक फैलना पड़ता है, तो इस वजह से ऊर्जा का अधिक मात्रा में ह्रास हो जाता है और कम सूर्यताप मिल पाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास। थर्ड आता है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी इजिली सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक आ जाती है वायुमंडल को पार करके। ठीक है, वायुमंडल से होकर गुजरती है सबसे पहले सूर्य की किरणें, और फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी पर पहुंचेगी। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले वायुमंडल की लेयर आएगी ट्रोपोस्फेयर, जिसमें आपके हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले आती है ना ट्रोपोस्फेयर, जलवाष्प होंगे, ओजोन होंगी और अन्य किरणें भी होंगी। ये भी कुछ रेडिएशन को, सौर विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जैसे ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। फिर सौर मंडल में छोटे छोटे निलंबित कण भी होते हैं जो दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर फैला देते हैं। जो स्पेक्ट्रम यानी 0.4 से लेकर 0.7 वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं आपके, ये दिखने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं, और इन स्पेक्ट्रम की वजह से आपका क्या होता है, इन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इन्हीं की वजह से आपका दृश्य संभव हो पाता है। तो इन किरणों को क्या करेंगी, पूरे अंतरिक्ष में फैला दिया जाता है, जो वे छोटे छोटे निलंबित कण हैं उन, और इस प्रोसेस में ही क्या होता है, यही प्रोसेस आपका रंग के लिए भी उत्तरदायी है। इसी से ही आपको उदय और अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है। जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो सूर्य का कलर लाल दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखता है, और वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण के द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाता है। अगर वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरण ना हो तो ना तो आपको आकाश नीला दिखेगा, ना सूर्य लाल दिखेगा उदय और अस्त के समय। नेक्स्ट आता है सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, यानी जो आइसोलेशन है वो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग एरिया में उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण जो कटिबंध की बात करें तो वहाँ तो 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो आपका देखो भूमध्य रेखीय एरिया पर तो 320 वाट मिल रहा है, और ध्रुवीय एरिया पर भी 70 वाट मिल रहा है। तो सबसे अधिक सूर्य ताप हमें उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में देखने को मिलता है, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, इस तरीके के, क्योंकि वहां पर आपके बादल बहुत कम होते हैं, और उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत, तो अगर हम देखें ना भाई, तो आपके विषुवत वृत्त पर बहुत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त पर उष्ण कटिबंध की अपेक्षा एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भागों पर अधिक और महासागरीय भाग पर भी कम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में आपके मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। ये सब कुछ किस लिए निर्भर करता है, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो अलग अलग वितरण है उसके कारण होता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल का तापन और वायुमंडल का शीतलन, यानी वायुमंडल का गर्म होना और वायुमंडल का ठंडा होना। तो इसके भी अनेक तरीके हैं, जैसे प्रवेशी सौर विकिरण, यानी आने वाला सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आयु, देखो सिंपल सी बात है, सौर विकिरण आया, फिर सूर्य से ऊर्जा आई, हमारी पृथ्वी गर्म हो गई। अब पृथ्वी के साथ लगने वाली वायु भी गर्म होगी, और निचली परतों के संपर्क में आने वाली ये वायु वायुमंडल की ऊपरी परतों को भी गर्म कर देगी, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन, यानी चालन। समझ रहे हो? ठीक है, हमारी पृथ्वी के साथ लगने वाली वायु गर्म हुई, उस वायु ने
जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको गर्म किया। इस प्रोसेस को कहेंगे चालन, कंडक्शन। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर आपकी जो ऊर्जा है उसका प्रवाह चलता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह चलेगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और भाई ये ऊर्जा का स्थानांतरण यानी दोनों में ऊर्जा तब तक स्थानांतरित होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि दोनों पिंडों का जो टेम्परेचर है वो एक समान नहीं हो जाता और या फिर उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। और वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कंडक्शन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब तक वो पृथ्वी की गर्म वायुमंडल की हवाओं जो लेयर्स है उनको गर्म करती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। तो पृथ्वी के संपर्क में आई जो वायु है वो गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ऊपर की ओर उठेंगी और वायुमंडल में तापमान का संचरण करेगी, वायुमंडल के लेयर्स में तापमान को बढ़ाएगी। फिर वायुमंडल के लंबवत तापन की जो ये प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन क्रिया जिसे हम कहते हैं। तो पृथ्वी से गर्म हवाओं का लंबवत ऊपर की ओर उठना और वायुमंडल में जो ये लंबवत तापन की प्रक्रिया होती है इसको संवहन कहते हैं। और ये संवहन की जो प्रक्रिया होती है केवल आपके ट्रोपोस्फेयर तक होती है, आगे नहीं होती। ठीक है, और इस संवहन की प्रक्रियाओं के द्वारा ही आपके क्या बादलों का बनना, वर्षा का होना सब कुछ संभव हो पाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का संतारण यानी क्षैतिज यानी इस तरीके से, अब तक हम लंबवत पढ़ रहे थे, अब वायु का जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो होगा संचलन उसे तापमान का स्थानांतरण जो होता है, तापमान जो एक जगह से दूसरे जगह बढ़ता है उसे कहते हैं एडवेक्शन यानी अभिवहन। आपने देखो संचलन पढ़ा, संवहन पढ़ा यानी कंडक्शन पढ़ा, संचलन चालन, दूसरा हमने संवहन पढ़ा, तीसरा हमने अभिवहन पढ़ा। क्षैतिज रूप से जब तापमान का स्थानांतरण होगा उसे अभिवहन कहेंगे। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में यानी दिन में जो भिन्नताएं आती है वो अभिवहन के कारण आती हैं। यानी अचानक से आपका दिन का समय, मौसम अचानक से चेंज हो गया, अभी धूप खिली हुई थी अभी अचानक से वर्षा होगी, तो ऐसा किस वजह से होता है? अभिवहन के कारण होता है। गर्म मरुस्थलों में, उत्तरी भागों में गर्मियों में जो आपकी लू चलती है वो भी अभिवहन का ही परिणाम है। अभिवहन के कारण ही ये लू चलती है। अभिवहन समझ गए, क्षैतिज रूप से जब उष्मा का संतारण होगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है। यानी पृथ्वी जो सूर्य ताप प्राप्त करती है वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लघु तरंग धैर्य के रूप में, और पृथ्वी के एरिया को गर्म करेगी। अब पृथ्वी का एरिया गर्म हो गया, पृथ्वी एक विकिरण पिंड बन जाता है। फिर क्या होगा? वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है हमारी पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो ऊर्जा छोड़ेगी वो किस रूप में छोड़ेगी? दीर्घ तरंगों के रूप में, लंबी तरंगों के रूप में। प्राप्त लघु तरंगों के रूप में करेगी और छोड़ेगी दीर्घ तरंगों के रूप में। गाइस ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। क्या करेगी? वायुमंडल को नीचे से गर्म करेगी और इसे कहेंगे पार्थिव विकिरण। यानी हमारी पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊर्जा विकिरित की जाती है या छोड़ी जाती है उसे ही कहते हैं पार्थिव विकिरण। और ये पार्थिव विकिरण हमारे वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। ये देखो सब कुछ समझाया भी हुआ है, यहाँ डिटेल से अभी पृथ्वी का उष्मा बजट समझाऊंगी, अभी आगे आएगा। तो जो ये दीर्घ तरंग धैर्य है, दीर्घ तरंग धैर्य वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनको अवशोषित कर लेता है। और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। वायुमंडल सीधा सूर्य ताप से गर्म नहीं होगा, वायुमंडल गर्म होता है पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। वायुमंडल विकिरण द्वारा फिर ताप को अंतरिक्ष में भी संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का जो तापमान है वो स्थिर रहता है। हमारी पृथ्वी ने ऊर्जा छोड़ दी, ठीक है, पृथ्वी अपना काम कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी, वायुमंडल को गर्म कर दिया। वायुमंडल ने क्या किया? आगे उसको विकिरित कर दिया अंतरिक्ष में। इस प्रकार वायुमंडल और पृथ्वी दोनों का ही जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। नेक्स्ट आता है भाई आपका हीट बजट, पृथ्वी का उष्मा बजट। इसको चित्र में हमने देखा है, अभी देखेंगे आगे। तो पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ने तापमान को संजो कर रख लिया है और ऐसा भी नहीं है कि वो छोड़ती नहीं है। तो यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य ताप के रूप में जो उष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचलित ताप बराबर हो। ठीक है,
यानी पृथ्वी जो ऊष्मा प्राप्त कर रही है वो भी, और पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ रही है बराबर। मान लो भाई 100% है तो पृथ्वी ने 50% प्राप्त की और 50% छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। अभी आगे आप देखोगे। मान लो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो प्राप्त सूर्य ताप है वो 100% है हमारे पास, तो वायुमंडल से गुजरती हुई ऊर्जा का कुछ अंश आपका परावर्तित होता है, प्रकीर्णित होता है और अवशोषित होता है। यानी रिफ्लेक्शन भी होता है भाई आपका, और अब्जॉर्ब भी होता है, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल से पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष का कर देगा, रिफ्लेक्शन कर देगा उसका, यानी उसको वहीं बाहर की बाहर सूर्य के पास पहुंचा देता है। 100 में से 35 गई, कितनी बची हमारे पास? सिर्फ 65 इकाइयां। ठीक है, 100 यूनिट हमने मान के चल रहे थे, 100 में से 35 यूनिट अंतरिक्ष के द्वारा सीधा ही रिफ्लेक्शन हो गई। उसमें से भी फिर 27 इकाइयां पैदलों ने, 27 इकाइयां, ठीक है, और 2 इकाइयां आपके ग्लेशियर्स ने छोड़ दी। तो सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो भी कहते हैं। जो ये मात्रा ऐसे कैसे चली जाती है, देखो ध्यान से। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर, जो 35 इकाइयां आपके अंतरिक्ष ने रिफ्लेक्ट की थी उनको छोड़कर जो बाकी की 65 इकाइयां हैं, ये 65 इकाइयां आपके देखो 65 इकाइयों में से, देखो गाइस ध्यान रखना, ये 35 इकाइयां जो है ना, इनमें से 27 इकाइयां जो 35 इकाइयां बादलों ने अंतरिक्ष ने रिफ्लेक्ट की, परावर्तित की। अब ये 35 इकाइयों में से आपकी जो 27 इकाइयां तो बादल रिफ्लेक्ट करेगा और 9 इकाइयां ग्लेशियर द्वारा रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, 27 और 9 कितने हो गए? 35, समझ गए। तो बाकी की 65 इकाइयों में 14 वायुमंडल में और 51 हमारी पृथ्वी के धरातल द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, 14 तो वायुमंडल में ही काम यूज कर लिया जाता है और 51 हमारी पृथ्वी के धरातल द्वारा यूज होगा। अब पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पृथ्वी विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। अब ये 51 इकाइयों में से भी 51 इकाइयां भी हमारी पृथ्वी दोबारा से पार्थिव विकिरण के रूप में इसको लौटा देगी। अब 51 का क्या फंडा होता है? इन 51 में से 17 इकाइयां तो सीधे ही अंतरिक्ष में चली जाती हैं, बच गई 34 इकाइयां हमारा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। जैसे 6 इकाइयां वायुमंडल, 9 इकाइयां संवहन के जरिए, जिसमें पृथ्वी की हवा गर्म होगी वो सीधी उठेगी वायुमंडल को गर्म करेगी, 9 इकाइयां इसमें खर्च हो गई। 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा में खर्च हो जाती हैं। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है और 14 इकाइयां सूर्यताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती हैं। ठीक है, तो इस 48 इकाइयों में से 14 इकाइयां आपके सूर्यताप की होती हैं और 34 यूनिट पार्थिव विकिरण की होती हैं। तो वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं। तो पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की जो इकाइयां हैं क्रमशः 17 और 51 है, जिनका योग 65 होता है। सिंपल सी बात है, ये जो वापस लौटने वाली 65 इकाइयां ही सब कुछ संतुलन कर देती है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, और यही हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, जिसे ऊष्मा संतुलन भी कहते हैं। इतने बड़े स्थानांतरण, देखो पृथ्वी को जितना प्राप्त हो रहा था, कहीं ना कहीं पृथ्वी ने उतना रिफ्लेक्शन कर दिया, ठीक है, परावर्तित कर दिया, प्रकीर्णन कर दिया, और इन्हीं सभी वजह से हमारी पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म होती है और ना ही बहुत अधिक ठंडी होती हैं। अब इसके बाद भी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर कुछ आपकी ऊष्मा बजट में भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे पृथ्वी पर विकिरण की मात्रा भी तो अलग अलग पाई जाती है, कहीं पर आपका विकिरण अधिक मिलता है, सूर्यताप कहीं पर कम मिलता है। अलग अलग अक्षांशों में भी ये चीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, अक्षांश भी काफ़ी प्रभावित करते हैं इस चीज़ को। शुद्ध विकिरण में अगर हम बात करें तो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में ये अधिक होती हैं, ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है इस चीज़ की। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, वहां से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुण्य वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंध ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाते और उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह से आपके ताप कमी के कारण जमे हुए हैं। दूसरी बात टेम्परेचर, तापमान भी वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अनुन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। सिंपल सी बात है भाई, आपका टेम्परेचर भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्राप्त होता है। हमारे अक्षांश है और बहुत सारे फैक्टर है जो उनको प्रभावित करते हैं, और यही तापमान किसी पदार्थ और स्थान के गर्म और ठंडे होने का डिग्री में माप है। यानी तापमान किसे कहते हैं? कोई भी स्थान या कोई भी पदार्थ है आपका, उसका गर्म और ठंडा होने का डिग्री में जो माप है उसे कहते हैं आपका टेम्परेचर। तापमान की वितरण करने को भी, तापमान का जो वितरण है उसको भी कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो उस स्थान का अक्षांश, सिंपल अक्षांश रेखा प्रभावित करेगी, जितने ऊंचे अक्षांश उतने ही तापमान की कम मात्रा।
दूसरा समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, तीसरा समुद्र से उसकी दूरी। जितना आंतरिक भागों में जाएंगे उतनी आपकी तापमान देखने को मिलेगा। वायु संहति का परिसंचरण, वायु का परिसंचरण, कोष्ण और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। जो महासागरीय धाराएं हैं अगर ठंडी है तो एरिया को ठंडा करेंगी, अगर गर्म बह रही है तो एरिया को गर्म करेगी। और उसके अलावा कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आता है भाई आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान के द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। पहले बताया गया है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कैसे अक्षांश के अनुसार हमें सूर्य ताप में भिन्नता मिलती है। तो उसी जैसे हमारा सूर्य ताप अलग अलग मिलता है तो उसी तरह तापमान में भी आपकी भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी तुंगता। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में सबसे पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर टेम्परेचर आपका अधिक होता है और ऊंचे भागों में यानी समुद्र तल से आप ऊंचाई वाले पार्ट पे जाओगे तो वहां पर आपका टेम्परेचर कम होता है, जैसे हिल एरिया। तो अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है कि भाई आपका 165 मीटर की टेम्परेचर पर 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम बात करें 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका घटता है अगर आप ऊंचाई पर जाते हो। तो बढ़ने के साथ ये तापमान के घटने की दर होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सामान्य हार्स दर, नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य हार्स दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितनी है 6.5 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट फैक्टर आता है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा जो फैक्टर आता है वो समुद्र से उस स्थान की दूरी होता है, क्योंकि स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। लैंड एरिया आपका जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है तापमान में भिन्नता होती है। समुद्र के निकट वाले एरिया वहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो आपका हमेशा नॉर्मल रहता है और स्थलीय भागों में आपका टेम्परेचर काफ़ी ऊंचा नीचा होता रहता है। नेक्स्ट आता है वायु संहति यानी महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। स्थलीय और समुद्री समीरों की तरह वायु संहयता भी तापमान को प्रभावित करती हैं। जो आपकी वार्म एयर मासेस है यानी गर्म वायु राशियाँ होती हैं उनसे प्रभावित होने वाले भाई जो गर्म वायु राशियाँ वाले एरिया होते हैं वहाँ पर जो हवाएं चलेंगी उनकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठंडी हवाएं जहाँ चलेंगी उनसे वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार ठंडी धाराएं जहाँ पर बहेंगी वहाँ पर तटीय इलाकों में आपकी गर्म जल धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होगा और ठंडी जल धारा जहाँ बहेगी वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। दूसरा बात आता है तापमान का वितरण। तापमान का वितरण भी अगर हम पूरे विश्व के तापमान वितरण को देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिलता है। और सबसे पहला क्वेश्चन भाई मानचित्र पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। समताप रेखाएं जिन्हें आइसोथर्म कहते हैं, इंग्लिश में आइसोथर्म कहते हैं समताप रेखाएं। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। मैप में 2 ही महीने की समताप रेखाओं द्वारा तापमान का वितरण दिखाया जाता है, जनवरी और जुलाई। ध्यान रखना जनवरी महीना और जुलाई महीना इन दोनों के द्वारा ही अधिकतर मानचित्र पर तापमान का वितरण दिखाया जाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर ही खींची जाती हैं। ठीक है, देखो ध्यान से आपको मैं मैप में दिखाती हूँ। देखो अक्षांश के समानांतर आपके अक्षांश इस तरीके के होते हैं ना, ऐसे, तो इसी तरीके की आपकी समताप रेखाएं खींची गई हैं, बस थोड़ा सा उनमें झुकाव है, कहीं ऊपर की ओर कहीं नीचे की ओर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें जनवरी में आपकी अधिक स्पष्ट होती हैं समताप रेखाएं। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थलीय भाग अधिक है। गाइस यहाँ पर केवल ना आपको इतना याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका स्थलीय एरिया अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा वहाँ पर समुद्री धारा का वहाँ पर स्पष्ट प्रभाव होता है, क्योंकि भाई हवाएं भी पूरी तेजी से चलती है, धाराओं को भी बिल्कुल सीधा कुछ नहीं मिलता, कोई विचलित करने वाला मार्ग नहीं मिलता। इसलिए जनवरी में जो समताप रेखाएं होती हैं वो महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। अटलांटिक महासागर पर भी ये देखा जाता है। गल्फ स्ट्रीम, वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा बहती है, महासागरीय ड्रिफ्ट बहती है, इसलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक भी आपका गर्म है। ठीक है, और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, जहाँ पर गर्म होगा वहाँ उत्तर की ओर मुड़ जाएगी, नहीं तो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, और जब तापमान तेजी से कम होता है तो यूरोप में वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो मैंने बोला टेम्परेचर कम तो वो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी समताप रेखाएं। उसके बाद साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी और 50। देखो गाइस ये ज़्यादातर आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है।
अब इसके बाद ध्यान से देखना, नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में जो इम्पोर्टेंट है वो है ताप व्युत्क्रम। ताप व्युत्क्रम यानी तापमान इन्वर्शन कहते हैं आई थिंक इंग्लिश में। तो तापमान का उल्टा हो जाना। देखो सिंपल बात में मैंने आपको क्या समझाया, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपका टेम्परेचर घटता जाता है, इसे कहते हैं सामान्य हार्श दर। ठीक है, सामान्यतः बात पर कई बार क्या होता है, स्थिति बदल जाती है, तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, उसे कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए ही होता है और काफ़ी सामान्य से घटना मानी जाती है। सर्दियों में अगर हम बात करें, मेघ वहीन लंबी रात हो जाए, बादल ना हो और लंबी लंबी रातें हों, शांत हवा है, तो व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। यानी शांत वायु और लंबी रातें सबसे बेस्ट दशा मानी जाती है तापमान के उल्टा होने में। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक जो हमारी भूमि होती है वो अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। और ध्रुवीय एरिया में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। ध्रुवीय एरिया में आपका तापमान का उल्टा होता ही है, वहाँ पर आपका रात को बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती ही पड़ती है, हवा बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। तो भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं, धूल कण ये सब कुछ नीचे इकट्ठे होकर चारों ओर फैल जाते हैं और जिनसे क्या होगा, जिससे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। और सर्दियों में सुबह के समय आपके घना कोहरा भी छा जाता है, ये भी तापमान के व्युत्क्रमण के कारण ही होता है, घना कोहरा। और यह व्युत्क्रमण कुछ घंटों तक ही रहता है, जैसे ही ऊपर जो सूर्य ऊपर आएगा और पृथ्वी गर्म होगी तो ये व्युत्क्रमण आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भी व्युत्क्रमण की उपस्थिति होती है। वहाँ पर क्या होगा, हवा ठंडी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा आपकी भारी होती है और घनी हो जाती है और जल की तरह नीचे चिपक कर रह जाती है और ढाल के ऊपर से नीचे उतर जाती है और घाटियों में गर्म हवा के नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसे आपका वायु का अपवाह भी कहते हैं। और ये पालों से पौधे की रक्षा करती है। ठीक है, अब एक प्लैंक का नियम है। प्लैंक क्या कहता है, प्लैंक कहता है एक वस्तु जितनी गर्म होगी ना वह उतनी अधिक ऊर्जा विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। इसीलिए सूर्य से प्राप्त होने वाली तरंग दैर्घ्य लघु होती है, क्योंकि वो तो गर्म होती है ना। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की अपेक्षा होती है उसे विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीजीटी में। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं एक बार। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? विषुवत वृत्त पर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो सबको पता है 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किन शहरों पर दिन ज़्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका आंसर भी आप मुझे दोगे, ये मैंने आपको करवा दिया है। और नेक्स्ट है आपका मिलान करना है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? ठीक है, एल्बिडो किसे कहते हैं? समताप रेखा किसे कहते हैं? और वार्षिक तापांतर क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर आपका ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 9 था वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, ये तीनों ही चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।